कावस जी ने पत्र निकाला और यश कमाने लगे। शापूर जी ने रुई की दलाली शुरू की और धन कमाने लगे। कमाई दोनों ही कर रहे थे, पर शापूर जी प्रसन्न थे और कावस जी विरक्त। शापूर जी को धन के साथ सम्मान और यश आप ही आप मिलता था। कावस जी को यश के साथ धन दूरबीन से देखने पर भी दिखाई न देता था। इसलिए शापूर जी के जीवन में शांति थी, सहृदयता थी, आशीर्वाद था, पीड़ा थी। कावस जी के जीवन में अशांति थी, कटुता थी, निराशा थी, उदासीनता थी। धन को तुच्छ समझने की वह बहुत चेष्टा करते थे, लेकिन प्रत्यक्ष को कैसे झुठला देते। शापूर जी के घर में विराजने वाले सौजन्य और शांति के सामने उन्हें अपने घर के कलह और फूहड़पन से घृणा होती थी। मृदुभाषिनी मिसेस कपूर के सामने उन्हें अपने गुलशन बानु संकीर्णता और ईर्ष्या का अवतार सी लगती थी। शापूर जी घर में आते तो शीरीबाई मृदुहास से उनका स्वागत करती। वह खुद दिन भर के थके मांदे घर आते तो गुलशन अपना दुखड़ा सुनाने बैठ जाती और उनको खूब फटकारे बताती। तुम भी अपने को आदमी कहते हो, मैं तो तुम्हें बैल समझती हूँ। बैल बैल बड़ा मेहनती है, गरीब है, संतोषी है, माना, लेकिन उसे विवाह करने का क्या हक था। कावस जी से 1,00,000 बार यह प्रश्न किया जा चुका था कि जब तुम्हें समाचार पत्र निकालकर अपना जीवन बर्बाद करना था तो तुमने विवाह क्यों किया? क्यों मेरी जिंदगी तबाह कर दी? जब तुम्हारे घर में रोटियां न थीं तो मुझे क्यों लाए? इस प्रश्न का जवाब देने की कावस जी में शक्ति न थी। उन्हें कुछ सूझता ही न था। वह सचमुच अपनी गलती पर पछताते थे। एक बार बहुत तंग आकर उन्होंने कहा था, अच्छा भाई, अब तो जो होना था हो चुका, लेकिन मैं तुम्हें बांधे तो नहीं हूं। तुम्हें जो पुरुष ज्यादा सुखी रख सके उसके साथ जाकर रहो। अब मैं क्या कहूं? आमदनी नहीं बढ़ती तो मैं क्या करूं? क्या चाहती हो, जान दे दूं? इस पर गुलशन ने उनके दोनों कान पकड़कर जोर से ऐंठे और गालों पर 2 तमाचे लगाए और पैनी आंखों से काटती हुई बोली, अच्छा, अब चोंच संभालो, नहीं तो अच्छा ना होगा। ऐसी बात मुंह से निकालते तुम्हें लज्जा नहीं आई? हयादार होते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरते। उस दूसरे पुरुष के महल में आग लगा दूंगी, उसका मुंह झुलसा दूंगी। तब से बेचारे कावस जी के पास इस प्रश्न का कोई जवाब न रहा। कहा तो यह असंतोष और विद्रोह की ज्वाला और कहा वह मधुरता और भद्रता की देवी सीनी जो कावस जी को देखते ही फूल की तरह खिल उठती, मीठी मीठी बातें करती, चाय मुरब्बे और फूलों से सत्कार करती और अक्सर उन्हें अपनी कार पर घर पहुंचा देती। कावस जी ने कभी मन में भी इसे स्वीकार करने का साहस नहीं किया, मगर उनके हृदय में यह लालसा छिपी हुई थी कि गुलशन की जगह शीरी होती तो उसका जीवन कितना गुलजार होता। कभी कभी गुलशन की
कटुक्तियों से वह इतने दुखी हो जाते कि यमराज का आवाहन करते। घर उनके लिए कैद खाने से कम जानलेवा न था और उन्हें जब अवसर मिलता सीधे सीरी के घर जाकर अपने दिल की जलन बुझा आते। एक दिन कावस जी सवेरे गुलशन से झल्ला कर शापूर जी के टेरेस में पहुंचे तो देखा शीरी बानो की आंखें लाल है और चेहरा भबराया हुआ है, जैसे रोकर उठी हो। कावस जी ने चिंतित होकर पूछा, आपका जी कैसा है? बुखार तो नहीं आया? शीरी ने दर्द भरी आंखों से देखकर रोनी आवाज से कहा, नहीं, बुखार तो नहीं, कम से कम देह का बुखार तो नहीं है। कावस जी इस पहेली का कुछ मतलब न समझे। शीरी ने एक क्षण मौन रहकर फिर कहा, आपको मैं अपना मित्र समझती हूँ मिस्टर कावस जी, आपसे क्या छिपाऊं। मैं इस जीवन से तंग आ गई हूं। मैंने अब तक हृदय की आग हृदय में रखी, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि अब उसे बाहर न निकालूं तो मेरी हड्डियां तक जल जाएंगी। इस वक्त 8 बजे हैं, लेकिन मेरे रंगीले पिया का कहीं पता नहीं। रात को खाना खाकर वह एक मित्र से मिलने का बहाना करके घर से निकले थे और अभी तक लौट कर नहीं आए। यह आज कोई नई बात नहीं है। इधर कई महीनों से यह इनकी रोज की आदत है। मैंने आज तक आपसे कभी अपना दर्द नहीं कहा, मगर उस समय भी जब मैं हंस हंस कर आपसे बातें करती थी, मेरी आत्मा रोती रहती थी। कावस जी ने निष्कपट भाव से कहा, तुमने पूछा नहीं, कहाँ रह जाते हो? पूछने से क्या होगा? पूछने से क्या लोग अपने दिल की बातें बता दिया करते हैं? तुमसे तो उन्हें कोई भेद न रखना चाहिए। घर में जीना लगे तो आदमी क्या करे? मुझे यह सुनकर आश्चर्य हो रहा है। तुम जैसी देवी जिस घर हो वह स्वर्ग है। शापूर जी को तो अपना भाग्य सराहना चाहिए। आपका यह भाव अभी तक है, आपका यह भाव तभी तक है जब तक आपके पास धन नहीं है। आज तुम्हें कहीं से 2-4 लाख रुपए मिल जाएं, तो तुम यूं न रहोगे और तुम्हारे ये भाव बदल जाएंगे। यही धन का सबसे बड़ा अभिशाप है। ऊपरी सुख शांति के नीचे कितनी आग है, यह तो उसी वक्त खुलता है जब ज्वालामुखी फट पड़ता है। वह समझते हैं धन से घर भरकर उन्होंने मेरे लिए सब कुछ कर दिया जो उनका कर्तव्य था, और अब मुझे असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं। यह नहीं जानते कि ऐश के ये सामान उस मिस्री तहखानों में गड़े हुए पदार्थों की तरह है जो मृतात्मा के लिए रखे जाते थे। कावस जी आज एक नई बात सुन रहे थे। उन्हें अब तक जीवन का जो अनुभव हुआ था वह यह था कि स्त्री अंतःकरण से विलासिनी होती है। उस पर लाख प्राण वारो, उसके लिए मर ही क्यों न मिटो, लेकिन व्यर्थ। वह केवल खरहरा नहीं चाहती, उससे कहीं ज्यादा दाना और घास चाहती है। लेकिन एक यह देवी है जो विलास की चीजों को तुच्छ समझती है और केवल मीठे स्नेह और सहवास से ही प्रसन्न रहना चाहती है। उनके मन में गुदगुदी सी उठी। मिसेज शापूर ने फिर कहा, उनका यह व्यापार मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया है मिस्टर कावस जी। मेरे मन में विद्रोह की ज्वाला उठ रही है। मेरे मन में विद्रोह की ज्वाला उठ रही है।
और मैं धर्मशास्त्र और मर्यादा इन सभी का आश्रय लेकर भी त्राण नहीं पाती। मन को समझाती हूं, क्या संसार में लाखों विधवाएं नहीं पड़ी हुई हैं, लेकिन किसी तरह चित्त नहीं शांत होता। मुझे विश्वास आता जाता है कि वह मुझे मैदान में आने के लिए चुनौती दे रहे हैं। मैंने अब तक उनकी चुनौती नहीं ली है, लेकिन अब पानी सिर के ऊपर चढ़ गया है और मैं किसी तिनके का सहारा ढूंढे बिना नहीं रह सकती। वह जो चाहते हैं वह हो जाएगा। आप उनके मित्र हैं, आपसे बन पड़े तो उनको समझाइए। मैं इस मर्यादा की बेड़ी को अब और न पहन सकूंगी। मिस्टर कावस जी मन में भावी सुख का एक स्वर्ग निर्माण कर रहे थे। बोले, हाँ हाँ, मैं अवश्य समझाऊंगा, यह तो मेरा धर्म है। लेकिन मुझे आशा नहीं है कि मेरे समझाने का उन पर कोई असर हो। मैं तो दरिद्र हूं, मेरे समझाने का उनकी दृष्टि में मूल्य ही क्या है। यूं वह मेरे ऊपर बड़ी कृपा रखते हैं, बस उनकी यही आदत मुझे पसंद है। तुमने इतने दिनों बर्दाश्त किया, यही आश्चर्य है। कोई दूसरी औरत तो एक दिन न रहती। थोड़ी बहुत तो यह आदत सभी पुरुषों में होती है, लेकिन ऐसे पुरुषों की स्त्रियां भी वैसी ही होती हैं। कर्म से ना सही, मन से ही सही। मैंने तो सदैव इनको अपना इष्ट देव समझा, किंतु जब पुरुष इसका अर्थ ही न समझे तो क्या हो। मुझे भय है वह मन में कुछ और न सोच रहे हो। और क्या सोच सकते हैं? आप अनुमान कर सकती हैं। अच्छा, वह बात। मगर मेरा अपराध, शेर और मेमने वाली कथा आपने नहीं सुनी? मिसेस शापूर एकाएक चुप हो गईं। सामने से शापूर जी की कार आती दिखाई दी। उन्होंने कावस जी को ताकीद और विनय भरी आंखों से देखा और दूसरे द्वार के कमरे से निकलकर अंदर चली गई। मिस्टर शापूर लाल आंखें किए कार से उतरे और मुस्कुराकर कावस जी से हाथ मिलाया। स्त्री की आंखें भी लाल थी, पति की आंखें भी लाल थी। एक रुदन से, दूसरी रात की खुमारी से। शापूर जी ने हैट उतारकर खूंटी पर लटकाते हुए कहा, क्षमा कीजिएगा, मैं रात को एक मित्र के घर सो गया था। दावत थी, खाने में देर हुई तो मैं सोचा अब कौन घर जाए। कावस जी ने व्यंग्य मुस्कान के साथ कहा, किसके यहां दावत थी? मेरे रिपोर्टर ने तो कोई खबर नहीं दी। जरा मुझे नोट करा दीजिए। उन्होंने जेब से नोटबुक निकाली। शापूर जी ने सतर्क होकर कहा, ऐसी कोई बड़ी दावत नहीं थी जी, 2-4 मित्रों का प्रीति भोज था। फिर भी समाचार तो जानना चाहिए। जिस प्रीति भोज में आप जैसे प्रतिष्ठित लोग शरीक हों, वह साधारण बात नहीं हो सकती। क्या नाम है मेजबान का? आप चौंकेंगे तो नहीं, बताइए तो। मिस गौहर। मिस गौहर? जी हाँ। आप चौंके क्यों? क्या आप इसे तस्लीम नहीं करते कि दिन भर रुपये आने पाई से सिर मारने के बाद मुझे कुछ मनोरंजन करने का भी अधिकार है? नहीं तो जीवन भार हो जाए। मैं इसे नहीं मानता। क्यों? इसलिए कि मैं इस मनोरंजन को अपनी ब्याहता स्त्री के प्रति अन्याय समझता हूं। शापूर जी नकली हंसी हंसे। यही दकियानुसी बात आपको मालूम होना चाहिए। आज का समय ऐसा कोई बंधन स्वीकार नहीं करता।
और मेरा ख्याल है कि कम से कम इस विषय में आज का समाज एक पीढ़ी पहले के समाज से कहीं परिष्कृत है। अब देवियों का यह अधिकार स्वीकार किया जाने लगा है। इन देवियां पुरुषों पर हुकूमत कर सकती हैं, उसी तरह जैसे पुरुष देवियों पर हुकूमत कर सकते हैं। मैं इसे नहीं मानता। पुरुष स्त्री का मोहताज नहीं है, स्त्री पुरुष की मोहताज है। आपका आशय तो यही है कि स्त्री अपने भरण पोषण के लिए पुरुष पर अवलंबित है। अगर आप इन शब्दों में कहना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर अधिकार की बागडोर जैसे राजनीति में वैसे ही समाज नीति में धनबल के हाथ रही है और रहेगी। अगर दैव योग से धनोपार्जन का काम स्त्री कर रही हो और पुरुष कोई काम न मिलने के कारण घर बैठा हो, तो स्त्री को अधिकार है कि अपना मनोरंजन जिस तरह चाहे करे। मैं स्त्री को अधिकार नहीं दे सकता, यह आपका अन्याय है। बिल्कुल नहीं। स्त्री पर प्रकृति ने ऐसे बंधन लगा दिए हैं कि वह जितना भी चाहे पुरुष की भांति स्वच्छंद नहीं रह सकती और न पशु बल में पुरुष का मुकाबला ही कर सकती है। हाँ, गृहिणी का पद त्याग कर या अप्राकृतिक जीवन का आश्रय लेकर वह सब कुछ कर सकती है। आप लोग उसे मजबूर कर रहे हैं कि अप्राकृतिक जीवन का आश्रय ले। मैं ऐसे समय की कल्पना ही नहीं कर सकता जब पुरुषों का आधिपत्य स्वीकार करने वाला औरतों का काल पड़ जाए। कानून और सभ्यता मैं नहीं जानता, पुरुषों ने स्त्रियों पर हमेशा राज किया है और करेंगे। सहसा कावस जी ने पहलू बदला। इतनी थोड़ी सी देर में ही वह अच्छे खासे कूटनीति चतुर हो गए थे। शापूर जी को प्रशंसा सूचक आंखों से देखकर बोले, तो हम और आप दोनों एक विचार के हैं। मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। मैं भी स्त्री को गृहिणी, माता और स्वामिनी सब कुछ मानने को तैयार हूं, पर उसे स्वच्छंद नहीं देख सकता। अगर कोई स्त्री स्वच्छंद होना चाहती है तो उसके लिए मेरे घर में स्थान नहीं है। अभी मिसेस शापूर की बातें सुनकर मैं दंग रह गया। मुझे इसकी कल्पना भी न थी कि कोई नारी मन में इतने विद्रोहात्मक भावों को स्थान दे सकती है। मिस्टर शापूर की गर्दन की नसें तन गई, नथने फूल गए। कुर्सी से उठकर बोले, अच्छा, तो अब शीरी ने यह ढंग निकाला। मैं अभी उससे पूछता हूं, आपके सामने पूछता हूं, अभी फैसला कर डालूंगा। मुझे उसकी परवाह नहीं है, किसी की परवाह नहीं है। बेवफा औरत, जिसके हृदय में जरा भी संवेदना नहीं, जो मेरे जीवन में जरा सा आनंद भी नहीं सह सकती, मैं उसके अंचल में बंधा बंधा घूमूं। शापूर से यह आशा रखती है। अभागिनी भूल जाती है कि आज मैं आंखों का इशारा कर दूं तो 101 शीरियां मेरी उपासना करने लगे। जी हां, मेरे इशारों पर नाचे। मैंने इसके लिए जो कुछ किया, बहुत कम पुरुष किसी स्त्री के लिए करते हैं। मैंने उन्हें ख्याल आ गया कि वह जरूरत से ज्यादा बहके जा रहे हैं। शीरी की प्रेममय सेवाएं याद आई। रुक कर बोले, मेरा ख्याल है कि वह अब भी समझ से काम ले सकती है। मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता। मैं यह भी जानता हूं कि वह ज्यादा से ज्यादा जो कर सकती है वह शिकायत है। इसके आगे बढ़ने की हिमाकत वह नहीं कर सकती। औरतों को मना लेना बहुत मुश्किल नहीं, कम से कम मुझे तो यही तजर्बा है।
कावस जी ने खंडन किया, मेरा तजर्बा तो कुछ और है, हो सकता है, मगर आपके पास खाली बातें हैं, मेरे पास लक्ष्मी का आशीर्वाद है। जब मन में विद्रोह के भाव जम गए तो लक्ष्मी के ताले भी नहीं टल सकते। शाहपुर जी ने विचार पूर्ण भाव से कहा, शायद आपका विचार ठीक है।